हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैशअप। आज है आपकी तैयारी का डे 28। स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल चैप्टर है लेकिन थोड़ा बड़ा है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाइज उतना ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही स्कोरिंग ये टॉपिक हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। आज हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टर्स के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। फिर इसका एक सेकंड वीडियो भी आएगा, 2 वीडियोस में इसको हमको कवर करना पड़ेगा। वहाँ पर हम बैटरी विद ईएमएफ और कुछ और चीज़ें जो बचती हैं उनको भी देख लेंगे। तो इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, साथ में बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस होने वाली है। ऑलमोस्ट हर तरीके के पीवाईक्यू इस सेशन में इंक्लूडेड है। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो स्टार्ट करेंगे। अब हमें करंट के बारे में पढ़ना है। करंट होता है क्या है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। हमारे पास कुछ चार्ज होता था इस तरीके से चार्ज, और वो रेस्ट पे रहता था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाती थी। अब चार्ज बहना शुरू हो जाएगा। क्यों बहता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन ये अगर मान लो इस तरफ फ्लो हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अब कुछ करंट है इस तरीके से आई। अच्छा, करंट को बोला किस तरीके से जाएगा। करंट एक्चुअली डिफाइन होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी को डी क्यू अपॉन डी टी आप इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर अगर हम इसी को एवरेज आउट करना चाहें, अगर हमारे पास कांस्टेंट रेट से जा रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ भाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे अगर बोला गया कि 2 सेकेंड में हमारे पास 4 कूलम चार्ज चला गया है तो हमारे पास करंट कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी विच विल इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कूलम पर सेकेंड आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि चार्ज कूलम में होता है, टाइम सेकेंड में होता है। लेकिन इसको डिफाइन कर दिया गया है एक एम्पियर, तो इसकी जो यूनिट हो जाती है, यूनिट होती है एम्पियर। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है करंट एंड चार्ज, है ना, दोनों आपस में लिंक्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्चुअली चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं डिफाइन किया गया था, करंट को डिफाइन किया गया था, क्योंकि करंट को मेजर करना, करंट के जो इफेक्ट होते हैं उनको मेजर करना आसान होता है। करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, तो इसीलिए हमारी इसकी जो यूनिट हो जाती है वो एक फंडामेंटल यूनिट होती है। चार्ज की जो यूनिट है कूलम, वो एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में इसको देखने भी वाले हम। ठीक है, तो हमारे पास इसकी यूनिट आ जाती है एम्पियर। ऑल राइट, अगर हमें पता करना है कहीं पे कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा, तो हम लिख सकते हैं भाई जो चार्ज फ्लो हुआ है, देखो यहीं से इसकी वैल्यू आ जाती है डी क्यू। इसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास आई टाइम्स डी टी। इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो बेसिकली हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो हुआ है। वो आ जाता है मेरे पास आई डेल्टा टी से, अगर आई की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम समझेंगे। हमारे पास मान लो इस तरीके से एक वायर है। इस वायर में अगर मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे पास इस तरीके से करंट आई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है। और जब हम यूजुअली चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम मान रहे थे कि चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन हमें पता है इस तार में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होता है। एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के जो मोशन का डायरेक्शन है वो इस तरफ होता है, और हमारे पास फिर उसके कारण क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था तो इस दिशा में नेगेटिव करंट हो जाता है, यानी कि इस दिशा में हमारे पास पॉजिटिव करंट होगा। तो करंट और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब डायरेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो फिर यहाँ पे एक और चीज़ आती है। बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास जो करंट है इसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 2 एम्पियर 5 एम्पियर। इसका कुछ डायरेक्शन होता है, इस दिशा में है, कल को तार में ऐसे बिछा दूंगा तो इस दिशा में आएगा, ऐसे बिछा दूंगा तो इस दिशा में आएगा। तो क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा पूछा भी जा सकता है। तो इसका सिंपल सा जवाब आता है कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों नहीं है वेक्टर क्वांटिटी? तो देखो हमारे पास करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे अगर मेरे पास मान लो इस तरीके से एक पार्टिकल होता, उसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाता, एक इस तरफ 4 न्यूटन का फोर्स लगाता, इस तरफ से एक फोर्स लगाता 3 न्यूटन का, तो बताओ इसका रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर किस तरीके से आता,
इस तरफ 3, इस तरफ 4, हमारे पास ऐसे आता, एक रिजल्टेंट यहाँ पे फोर्स आ जाता है जो आता कितना 5 न्यूटन का। करेक्ट। हम यहाँ पे इसके एंगल वगैरह भी पता कर सकते थे, जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल आया था मेरे पास 37 डिग्री। ये हो गया वेक्टर एडिशन। वहीं अगर हमारे पास इस तरीके से इसमें करंट है 4 एम्पियर और यहाँ पर करंट है इस तरीके से 3 एम्पियर, तो अब यहाँ पर जो करंट होता है वो एक्चुअली 7 एम्पियर होता है। और इस एंगल से फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप तार को ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हमेशा वो 7 एम्पियर रहना होगा। तो यहाँ पर करंट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये इसका रीज़न हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, हमारे पास अगर करंट वेक्टर नहीं है तो क्या है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जानना ये ज़रूरी है कि करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। रीज़न क्या है? इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करंट होता है चार्ज का फ्लो। वायर्स में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता कैसे है। तो मान लो हमारे पास एक इस तरीके से वायर है और इस वायर में मैंने कोई बैटरी वगैरह इस तरीके से कनेक्ट नहीं करी है, रूम टेम्परेचर पे है। तो बताओ क्या यहाँ पर कुछ करंट होगा इसमें? तो इसमें कोई भी करंट नहीं होता है, अभी कोई बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही थोड़ी करंट आ जाएगा। अच्छा, करंट नहीं है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होगा? तो यहाँ पर यस, इलेक्ट्रॉन का मोशन ज़रूर होता रहेगा। इसका कुछ टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के कारण उसमें कुछ थर्मल एनर्जी होगी, वो इधर उधर भाग रहे होंगे, यहाँ से इधर उधर इधर उधर कुछ ना कुछ उसका मोशन हो रहा होगा। लेट से यहाँ से वो स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, रैंडमली वो टकराएगा ऐसे ऐसे ऐसे, उसका कुछ ना कुछ इस तरीके से मोशन होता रहता है। इट्स ऑल रैंडम मोशन, है ना। तो रैंडम मोशन यहाँ पर होता रहता है। ऑलराइट, रैंडम मोशन होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जो भी मोशन होता है कोलिजन के बीच में, यहाँ पर देखो इसका कोई कोलिजन हुआ, यहाँ पे भी कुछ कोलिजन हुआ, आप मान सकते हो स्ट्रेट लाइन पाथ में ये चल रहा था, ठीक है। और कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, क्योंकि ये टोटली रैंडम है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ निकल के आ जाती है भाई, नेट फ्लो इज इक्वल टू 0, है ना। तो ऑन एन एवरेज हमारे पास यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगा। ऐसा मान सकते हो, मान लो अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकल गए तो आप बोल दोगे अच्छा इतने छोटे से इलाके में कुछ करंट इधर हो गया, तो फिर इस इलाके से भी कोई 2 इधर इस तरफ आ रहे होंगे और फिर नेट करंट हमारे पास ले दे करके 0 हो जाता है। तो नेट फ्लो के कारण हमारे पास टोटल नेट मतलब टोटल फ्लो हमारे पास 0 हो जा रहा है। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से एक बैटरी लगा दी। बैटरी का कुछ पोटेंशियल है इस तरीके से। ऑलराइट, अगर इसका कुछ पोटेंशियल है यहाँ पर तो हमारे पास ये हायर पोटेंशियल हो जाता है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल हो जाता है। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या नहीं आएगा? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो हमारे पास इस दिशा में अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ये लगा दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है वो रैंडम मोशन छोड़ के अब सीधे इस तरफ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी भी वो रैंडम मोशन इस तरीके से करते रहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उन पर थोड़ा थोड़ा इस तरफ फोर्स लगता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर हमारे पास इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है ऐसे, तो हमारे पास यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इस फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाता है Q टाइम्स, बेसिकली Q यानी कि चार्ज, तो E के ही बराबर, E टाइम्स E के बराबर इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्शन इस एरो के डायरेक्शन से ये चीज़ समझा दी है, ठीक। अब क्या होता है, वो इस तरीके से ऐसे 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 मोशन तो करते रहते हैं, लेकिन ओवर टाइम आप देखोगे तो वो राइट साइड में इस तरीके से ड्रिफ्ट होते हुए हमारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। देखो वो कर रैंडम मोशन रही, लेकिन ओवरऑल अब हम देखते हैं उसमें कुछ फ्लो आ गया है। तो हमें एक्चुअली यही फ्लो समझना है, हमें इसकी एक्चुअल वेलोसिटी से मतलब नहीं है। वो बहुत तेज़ यहाँ पे ऐसे ऐसे हो सकता है मूव कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल उसका ड्रिफ्ट बहुत स्लो होता है। और क्योंकि वो बह रहा है ना, उस पर खिंचाव लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, इस दिशा में थोड़ा थोड़ा फोर्स लग रहा हो, वो बहता चला जाएगा इस तरफ, उसका ड्रिफ्टिंग हो जाएगी। इसको बोला जाता है कि भाई यहाँ पर हमारे पास इसका जो मोशन है ऐसे 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 कुछ ना कुछ होता जा रहा है। रैंडम अब मैं बना नहीं पा रहा हूँ एकदम, लेकिन मैं बोलूँगा भाई इसका इस दिशा में हमारे पास इस दिशा में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है। द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हमारे पास नेट कुछ फ्लो आ जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे होंगे, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी ड्रिफ्ट की, किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी, लेकिन हम एक एवरेज
वी ड्रिफ्ट की बात करते हैं, है ना, और उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अब नेट फ्लो की जो वैल्यू है, नेट फ्लो, अब उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो चुकी है और इसी वजह से हमारे पास कुछ अब यहाँ पर करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहे हैं तो करंट हमारे पास इस दिशा में होगा, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में हमारे पास करंट आ जाएगा। अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सबको लिंक करते हैं। डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन पे बहुत सारे पीवाईक्यूज डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी हम लिखने वाले हैं सभी से कुछ ना कुछ पीवाईक्यूज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास वी डी, जो कि होती है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो होती है ई इनटू कैपिटल ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स टाउ। यहाँ पे देखो सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। हमारे पास ये जो वी डी है इट विल बी नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारे पास एम ई लिखा हुआ है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई लिखा हुआ है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। साथ में एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर ई, ये हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आ जाता है? हमने देखा था हमारे पास यहाँ पर मान लो कंडक्टर, उसे मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ, हायर पोटेंशियल पे साइड, लोअर पोटेंशियल पे साइड, हायर से लोअर, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ये जो चीज़ है टाउ, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन टकराते टकराते इस तरीके से जा रहा है कहीं कट 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 कट, तो उसका जो दो टकराव के बीच का टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है और इसी को टाउ बोला जाएगा। ओके, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भले ही इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है और इसका जो ऑर्डर होता है वो फ्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड इस ऑर्डर का होता है। इससे भी कम होता है अगर करंट की वैल्यू कम है तो। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भैया वो किस तरह की हमारे पास वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है। ओके, अच्छा, हमारे पास अगर वी ड्रिफ्ट की वैल्यू आ गई तो अब दूसरा फॉर्मूला में जो देखना है वो है करंट का। तो हमारे पास करंट के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास फॉर्मूला है। आई ऑब्वियसली यहाँ पर करंट की हम बात कर रहे होंगे। ये एन क्या होता है? एन होता है हमारे पास नंबर डेंसिटी। दिस नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, है ना। तो आप इसको समझो, नंबर डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, ई क्या हो गया हमारे पास? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ए क्या चीज़ हो जाती है? ए हो जाता है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया इस तरीके से लिख देंगे। एंड अगेन वी डी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक, और राइट, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया जो हमें याद होना चाहिए। और एक तीसरा फॉर्मूला और हमें याद होना चाहिए, वो होता है मोबिलिटी वाला। देखो मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी को म्यू से डिनोट किया जाता है, वो होता है वी डी अपॉन ई। तो बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, वी ड्रिफ्ट, देखो मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसके कारण कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, इन दोनों को सीधे सीधे लिंक कर देते हैं तो वही मोबिलिटी आ जाती है। हमारे पास आ जाता है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू मोबिलिटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को मैंने यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। या फिर अगर किसी कंडक्टर, अभी मटेरियल की प्रॉपर्टी है म्यू, उसकी अगर मोबिलिटी ज़्यादा है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, यानी आसानी से वहाँ पर करंट फ्लो हो जाता है, चार्ज फ्लो हो जाता है, करंट होता है उसमें। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो इसी में वैल्यूज़ रखने की कोशिश करेंगे हम। वी ड्रिफ्ट का हमारे पास ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, इसको आप यहाँ पे रख दोगे। डिनोमिनेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा और इसकी जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास हो जाती है ई टाउ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस यही कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए। इन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं।
अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इतना इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना हैज़ मोबिलिटी ऑफ, तो यहाँ से हमें मोबिलिटी की वैल्यू पूछी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। हमारे पास देखो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है और जितनी मोबिलिटी होती है उसके प्रोपोर्शनल होती है, तो म्यू टाइम्स ही हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। यहाँ से म्यू की वैल्यू सीधे सीधे आ जाती है हमारे पास वी ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास वेलोसिटी कितनी है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। पहली बात तो आप यहाँ पे देखो ये किस ऑर्डर की आ रही है यार, ये हमारे पास 0.75 मिलीमीटर पर सेकेंड। चीज़ का आप ध्यान रखना, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटीज एक्चुअली बहुत कम होती हैं। ऑलराइट, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड भी काफ़ी कम था। यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाती है ये देखो कट जाता है हमारे पास 3.5 नहीं सॉरी 2.5 आ जाएगा, ये 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओम्स लॉ, हम सबको पता है ओम्स लॉ होता है V = IR, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो डिटेल में इनको देख लेते हैं ये आता कहाँ से, क्योंकि कभी उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन है वहाँ पर। देखो हमने अभी देखा था कि हमारे पास जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है NE एरिया टाइम्स VD। यहाँ पर हमारे पास ये क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस तरीके से। ऑलराइट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फॉर्मूला देख चुके हैं, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दूंगा मैं, तो जाएगा N इंटू E इंटू एरिया। अच्छा ये N क्या है, हमारी नंबर डेंसिटी है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर हमारे पास कोई इस तरीके से कंडक्टर है तो उसका एरिया ये हो गया। और VD की जगह मैं लिख दूंगा, VD का फॉर्मूला लगा के तो आ जाता है E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स टाउ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम, E जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस लगाया है। अब देखो मान लो हमारे पास इस तरीके से कंडक्टर या रेजिस्टर, आपको जो भी इसको बोलना है बोल सकते हो, अगर इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल ड्रॉप इस तरीके से लगा दिया है V, है ना, यहाँ बैटरी लगा दी है, कुछ भी लगाया, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस V है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से सेट हो जाता है। क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी E = V डिवाइडेड बाई D। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास यूनिट भी होती है वोल्ट पर मीटर, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो लेंथ है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो यहीं से हमारे पास देखो अब करंट की जो वैल्यू बन जाती है वो क्या हो जाती है, N यहाँ आ जाएगा, E² यहाँ आ जाएगा, टाउ जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है वो यहाँ आ जाएगा, और हमारे पास ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख दूंगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय D। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको D ना लिख करके इसको लेंथ L इस तरीके से हम लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास हो जाता है एरिया इनटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ L। इस तरीके से हमारे पास कुछ चीज़ आ जाती है। ओके, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कुछ वोल्टेज लगा दिया, जैसे 10 वोल्ट लगा दिया, उसके कारण हमें कुछ करंट देखने को मिलता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मटेरियल पर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर डिपेंड करती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रिलैक्सेशन टाइम कितना होने वाला है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर कुछ ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कि भाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ना, इस तरीके से एरिया होगा इसका, एरिया = A, साथ में इसकी कुछ लेंथ L हमें इस तरीके से दी हुई है। तो इन सब की कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पर देखो मैं इस मटेरियल की एरिया चेंज कर सकता हूँ, इसको चौड़ा बना सकता हूँ, इसकी लेंथ डबल कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। इसका रिलैक्सेशन टाइम तो मैं नहीं चेंज कर सकता डायरेक्टली, करेक्ट। तो ये एक चीज़ मेरे पास कुछ कांस्टेंट सी मुझे दिखाई दे रही है, और यही जो चीज़ होती है ये होती है हमारी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को लिखा जाता है किससे? कंडक्टिविटी होती है हमारे पास सिग्मा से, और कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं दिस इज ऑल्सो 1 रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा जाता है इस तरीके से रो से। तो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो अगर मैं इसे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पूछा जाए तो मैं बोल दूंगा NE² टाउ डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी चीज़ है, इसको अगर आप याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंडक्टिविटी = 1 रेजिस्टिविटी। ऑलराइट,
अब देखो हमने तो जो ओम्स लॉ पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, इस तरीके से होता था। यहाँ पर V भी दिख रहा है, I भी दिख रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ है नहीं दिख रहा, तो इस तरफ कुछ टर्म आनी चाहिए थी रेजिस्टेंस की, ये जो पूरा का पूरा उसको उठा करके दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये जो हमारे पास कंडक्टिविटी है यहाँ पर दूसरी तरफ चला जाएगा, वो बन जाएगा 1 अपॉन कंडक्टिविटी, और 1 अपॉन कंडक्टिविटी फिर आ जाएगी हमारे पास रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है V इज इक्वल टू, देखो रेजिस्टिविटी बन जाएगा, ये जो कंडक्टिविटी है दूसरी तरफ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसको ऊपर का नीचे, और वो बन जाता है हमारा रेजिस्टिविटी। फिर हमारे पास L इस तरफ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये जाएगा रो L फिर डिवाइडेड बाई A, फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास I। दिस इज हमारा जो ओम्स लॉ एज जैसे कि हम उसको जानते हैं, और ये रो L बाई A जो होता है इसी को बोला जाता है हमारा रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है रो L डिवाइडेड बाई A। इस चीज़ पर इतने सवाल पूछे गए हैं कि पूछो मत। हमारे पास कोई मटेरियल होता है, उसकी लेंथ डबल कर देते हैं, कभी उसका एरिया डबल कर देते हैं, कभी दोनों को डबल कर देते हैं, पूछा जाता है बताओ इसका रेजिस्टेंस अब कितना हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला तो हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी हमें, और यहाँ पर ये भी ओम्स लॉ मतलब एक ही चीज़ है, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला आ जाता है। हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके बाद और एक चीज़ होती है जो होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या हो जाती है, देखो हमारे पास ना ही पोटेंशियल वेक्टर है, ना ही करंट वेक्टर है, ना ही रेजिस्टेंस वेक्टर है, तो ये सब में वेक्टर फॉर्म कैसे आ सकती है। तो इसका बस बहुत ही बेसिक सी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो यहीं से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं लाऊँ वोल्टेज को मैं लिख दूंगा E टाइम्स L, है ना। E टाइम्स L हमारे पास वोल्टेज हो जाता है, बेसिकली वो E L हो जाता है, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू हो जाती है I अपॉन A, है ना। यहाँ पर I अपॉन A है, और फिर उसके बाद मेरे पास बचता है रो L, इसको मैं रो L इस तरीके से लिख दूंगा। यहाँ पर L से L इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू हो जाती है E इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई A टाइम्स रो। इसको क्या बोला जाएगा, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये है हमारी रेजिस्टिविटी, तो इसको लिख देंगे रो, और उसके बाद है हमारे पास इस तरीके से I डिवाइडेड बाई A, वो होता है हमारे पास करंट डेंसिटी। ये जो J होता है इसको बोला जाता है पहली बात तो करंट डेंसिटी। दिस इज व्हाट J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। करंट वेक्टर नहीं होता है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों के हिसाब से हमारे पास एक इस तरीके से रिलेशन आया था जहाँ पर बीच में रेजिस्टिविटी आ रही होती है, ठीक। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूँ, हाँ यहाँ पर उल्टा कैसे करेंगे, हमारे पास ये जो रेजिस्टिविटी है उसको दूसरी तरफ ले जाऊँ तो यहाँ 1 अपॉन रेजिस्टिविटी हो जाएगी, रेजिस्टिविटी आ जाएगी इस तरीके से, तो उसको हम बोल देते हैं वो कंडक्टिविटी हो चुकी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं J जो कि हमारी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E। इस तरीके से हमें समझना है। ये होती है हमारे पास J यानी कि करंट डेंसिटी, और ये जो अभी अभी हमने लिखा है दिस इज नथिंग बट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ऑब्वियसली इस पे बेस ज़्यादा डिटेल क्वेश्चंस हमारे को नहीं करने होते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जैसे करंट डेंसिटी, ये हमें पता होनी चाहिए। कैसे, अगर हमारे पास कोई भी करंट किसी एरिया से पास हो रहा है तो आप उस एरिया से उसको डिवाइड कर दोगे करंट को, तो आपके पास एक करंट डेंसिटी वाली टर्म इस तरीके से आ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी है सबसे इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले हो गए। और ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि कंडक्टिविटी हमारा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एंड वंस अगेन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। The velocity of charge carriers of a current about 1 ampere in a metal under normal conditions is of the order of। तो हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वेलोसिटी यानी कि वो जो उसकी ऐसे 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 बहुत तेज वो मूव करता है, तो उसकी स्पीड की बात नहीं हो रही है, वो धीरे धीरे इस तरीके से ड्रिफ्ट होता रहता है, वेलोसिटी की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही आ जाएगी, वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
और उसका जो ऑर्डर होता है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड इस तरीके का कुछ होता है। ये सवाल थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन ये आ जाएगा, ये कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट ये PYQ में पूछा हुआ है। और देखो, अक्रॉस मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला कुछ एक बनाओ। तो हमारे पास अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला कुछ कंडक्टर बनाना है तो इस तरीके का हम बना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, तो यहाँ पर हमने इसमें कुछ इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है भाई, ऐसे लगा दिया। ओके, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर इज। तब देखो यहाँ पर हो गया क्या, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। पहली बात तो इसके अलग अलग सेगमेंट का अगर मैं बात करूँ, है ना, इस तरीके से सेगमेंट वाइज देखोगे तो हमारे पास सबका रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आने वाली है। यहाँ पर हमारे पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। अगर सेम लेंथ की अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ρl डिवाइडेड बाई a। और सेम छोटी छोटी लेंथ अगर मैं इस तरीके से कंसिडर करूँ तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हर लेंथ में अलग अलग आएगी। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी तो हमारे पास फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग आ जाएगी, करंट डेंसिटी डेफिनेटली अलग आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ करंट ही है जो ऐसे कांस्टेंट रहता है भाई, जितना यहाँ से चार्ज फ्लो रहा होगा पूरा का पूरा यहाँ से आएगा, तो इस पूरे में करंट की वैल्यू सेम रहने वाली है। बस करंट यहाँ पर ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, करंट यहाँ पर कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट डेंसिटी तो डेफिनेटली चेंज हो रही है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर हैं, वो उनको थोड़ा थोड़ा चलने की ही ज़रूरत है, तब भी करंट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस, अगर आप चार्ज पार्टिकल्स बात करोगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम है, उनको जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, तभी हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ करंट रहेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी बदलने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास अलग अलग लेंथ में अलग अलग आने वाला है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इसके अक्रॉस कम है तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। रेजिस्टेंस कम होता है तो क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। I सभी जगह सेम है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, वोल्ट पर लेंथ। सेम अमाउंट ऑफ लेंथ पर यहाँ कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इससे पता भी चलता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा थी, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा। इससे मुझे पता चल जाता है भाई ये भी गलत है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन करंट सही यहाँ पर बचता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला तो होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर होता है, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। दूसरा होता है हमारे पास कोई ज्योमेट्री होता है, रेजिस्टिविटी दे दी जाती है, रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है क्या हुआ। तो देखो हमारे पास इस तरीके से, मान लो अभी मैंने एक क्यूबॉइड इस तरीके से कुछ ले रखा है और मैं पता करना चाहता हूँ कि इसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस है अलग अलग डायरेक्शन में, यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग अलग आने वाला है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक वायर को यहाँ और एक वायर को यहाँ कनेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास, अब मैं डायरेक्शन यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉ कर दूंगा। इस डायरेक्शन में मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ρ×L/A। तो यहाँ पे देखो जो लेंथ है इस तरीके से हमें काउंट करनी होगी। लेंथ कितनी है B, एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको इस पर कंसिडर करना होगा। इस एरिया की वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो हमारे पास ये है C, ये थी मेरे पास A के बराबर, तो एरिया की वैल्यू हो जाती है AC। तो ρ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विच इज़ B डिवाइडेड बाय एरिया है मेरे पास AC। हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, इतना हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। इस डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर मैं करंट फ्लो कराने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि रेजिस्टेंस का डायरेक्शन है, रेजिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। फिर उसके बाद मैं ऐसे में देख लेता हूँ भाई, अगर मैं यहाँ से इस तरीके से करंट फ्लो कराना चाहूँ तो वो रेजिस्टेंस कुछ फील करेगा, कितना हो जाएगा, R की वैल्यू फिर से हो जाती है, देखो भाई R होता है ρL डिवाइडेड बाई A। लेंथ कितनी उसको ट्रैवल करनी है, उसको A लेंथ ट्रैवल करनी है, तो यहाँ आ जाएगा A डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा आपकी बार, दिस विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी वैल्यू हो जाती है मेरे पास BC, इसकी वैल्यू हो जाएगी BC, ठीक।
और एक लास्ट हमारे पास बच जाता है भाई इस दिशा में, है ना, ये जेड एक्सिस के अलोंग अगर मैं करंट फ्लो कराने की कोशिश करूं, अब की बार जो रेजिस्टेंस मुझे फील होएगा आर, उसकी वैल्यू हो जाएगी रो इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। जो लेंथ हमारे करंट को ट्रैवल करनी पड़ेगी वो है ये वाली लेंथ, जो कि एक्चुअली सी के बराबर है, दिया जाता है सी। और जो एरिया उसको क्रॉस करना है, बेसिक क्रॉस सेक्शन का एरिया जो उसको फ्लो कर रहा है जिस एरिया से, वो ये वाला एरिया है, तो ये है कितना, ए बी। तो हमारे पास आ जाता है इस तरीके से ए बी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो यानी आपको बहुत कुछ रेजिस्टेंस में अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पर पता करने के लिए। ठीक, इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ज़्यादा कुछ स्कोप होता नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो होता है कि हमारे पास एक कंडक्टर होता है, उसको स्ट्रेच करके दूसरा कंडक्टर बना दिया, या उसको मेल्ट करके कोई और कंडक्टर बना दिया। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक वायर है, उसको पिघला करके ऐसा वायर बनाए कि लेंथ डबल हो गई। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से रीमोल्ड किया जाता है ना, रीमोल्ड या फिर आप रीशेप समझो, ऐसे में क्या होता है, हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो अगर इसका मेरे पास मान लो कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो मैं बोल दूंगा भाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये होगा हमारे पास कांस्टेंट। ठीक, ऑलराइट। ओरिजिनली मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस था आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, रो एल डिवाइडेड बाय ए। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसको मैं ऊपर नीचे एरिया और एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, तो ये तो बन जाता है वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू हो जाती है मेरे पास रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब अगर हमसे कभी पूछा जाए कि भाई हमारे पास एक वायर था, उसको मैंने रीमोल्ड किया इस तरीके से कि एरिया मैंने डबल कर दिया, बताओ रेजिस्टेंस के साथ क्या हुआ होगा। तो अगर हम एरिया सिर्फ डबल कर देते तो हमारे पास रेजिस्टेंस हाफ होता, लेकिन क्योंकि उसको रीमोल्ड किया है तो हमें पता है अगर एरिया डबल कर रहे हैं तो यानी कि लेंथ हाफ हो गई होगी। एरिया डबल करने से लेंथ हाफ हो जाएगी, तो हम उससे अच्छा फिर ये वाला रिलेशन लगा लेंगे। यहाँ पे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट था और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आ रहा था, तो मैं लिख दूंगा भाई आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a² है। अगर आपने एरिया की वैल्यू डबल करी है तो फिर हमारे पास रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। या फिर इसी को लिखने का और एक तरीका होता है, देखो अगर मैं ऊपर नीचे अब क्या लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, फिर वॉल्यूम हो जाता है। तो इसकी वैल्यू हो जाती है रो अपॉन वी टाइम्स कितना हो गया, एल स्क्वायर। यहाँ पे हम देखते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन कैसा आएगा, एक वायर है, खींच के लेंथ डबल कर दी। अरे भाई आपने लेंथ को डबल किया है, एल को कर दिया है 2l, तो यानी कि एरिया हो गया होगा हमारा a/2। एक्चुअली सिर्फ इसका असर हमें कंसिडर नहीं करना है, दोनों का असर कंसिडर करना पड़ेगा। आप ये वाला फॉर्मूला अगर यूज़ करते हो तो, लेकिन हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। हमें पता है कि अगर लेंथ डबल कर दी गई है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 2² यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। The electric resistance of a certain wire of iron is R if its length and radius both are doubled। अच्छा, लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, कर दो। देन अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं। देखो इनिशियली मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू रही होगी रो एल डिवाइडेड बाई ए, फिर हमने लेंथ को डबल कर दिया और रेडियस को भी डबल कर दिया है। तो रेडियस को डबल करोगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। आर डैश की जो वैल्यू हो जाती है रो इंटू 2l डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ पे 4a लिखूंगा क्योंकि एरिया 4 टाइम्स हो जाता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती है रो एल डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 1/2 यानी कि वो r/2 आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है, तो रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये एक्चुअली कांस्टेंट रहता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसमें टेम्परेचर के साथ हम देखने वाले हैं कुछ चेंजेस आते हैं, वो सब हमें पढ़ना भी है, लेकिन यहाँ पर शेप चेंज होने से उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए सी विल बी आवर करेक्ट आंसर।
द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। बहुत ही सिंपल सा सवाल, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। तो कैसे आया देखो, इसको हमें पता है कि अगर उसको रीमोल्ड किया गया है तो हमारे पास वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास इस तरीके से मान लो कोई वायर होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेंथ को डबल कर दिया गया है। तो अगर मुझे लेंथ डबल करता हूँ तो एरिया हाफ हो जाएगा। अच्छा, डबल नहीं किया है, n टाइम्स किया है। अगर मैं सीधे सीधे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करता तो मेरे पास R डैश की वैल्यू मैं कैसे निकालता, R डैश की वैल्यू में लिखता रो मल्टीप्लाइड बाई लेंथ n टाइम्स एल के बराबर हो गई है। तो जो एरिया है वो मेरा a बाई n हो जाना चाहिए क्योंकि वो वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाती है n स्क्वायर टाइम रो l डिवाइडेड बाई a, या फिर आप इसको लिख सकते हो n स्क्वायर टाइम्स r और b बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। या फिर यहीं से मैं देख सकता हूँ जो हमने मॉडिफाइड फॉर्मूले बनाए थे कि भाई रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पर आप ऊपर नीचे एल और एल से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाता है मेरे पास रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है हम लिख देंगे आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ रहा है। लेंथ को आपने n टाइम्स कर दिया है तो r डैश की वैल्यू मेरे पास सीधे आ जाएगी, r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स r। इस तरीके से भी आप देखोगे तो हमारे पास सेम ही आंसर आ जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आ जाओ क्रैशएफ लर्निंग ऐप पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से 11th और 12th के सारे वीडियोस मिलेंगे, एडिशनल एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, ताकि कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और एडिशनल एक्सरसाइजेस मिला के 100% ऑलमोस्ट 100% PYQ टाइप्स जितने भी पूछे गए पिछले 30 सालों में सबको हमने कवर वहाँ पे कर लिया है। तो आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय द वे, आप कलरफुल PDFs को भी वहीं उसी लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। अभी के अभी डाउनलोड करो। हम मिलेंगे फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पर। तो व्लॉग भी देखो, पढ़ाई भी करो और थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा कर लो।